साथियों, सच्ची शिक्षा वह है जो केवल जीविका नहीं बल्कि सही जीवन जीने भी सिखाती है। महात्मा गांधी जी का यह कथन एक व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि व्यक्ति शिक्षित तो हो जाते हैं पर सही जीवन नहीं जी पाते हैं। सही जीवन वो इसलिए नहीं जी पाते हैं क्योंकि उसने असल में शिक्षा को शिक्षा की तरह से ग्रहण ही नहीं किया। वो शिक्षा को बस एज अ टूल्स के रूप में प्रयोग किया ताकि हम जो है जीविकोपार्जन का पार्ट बना सके या ताकि हम जीविकोपार्जन कर सके। लेकिन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जीविकोपार्जन के साथ साथ आपके लाइफ को सही करना, आपके जीवन को सही करना होता है। जीवन को सही करने का मतलब आपको लॉजिकल सोचना, आपको तार्किक रूप से सोचना, आपका जो व्यवहार है वो इमोशंस के अकॉर्डिंग व्यवहार होना, आपका व्यवहार सिचुएशंस के अकॉर्डिंग होना। ये जिस समय आपके अंदर इस भावनाओं का या जिस समय आपके अंदर ये इंटेलिजेंस का विकास हो जाता है तब हम समझेंगे कि शिक्षा का मुख्य मकसद हमने पूरा किया। चलते हैं नेक्स्ट जो हमारा आज का सेशन है। हमारा जो पहला सेशन का पहला सवाल है यह है हमारा, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है। आपको पता है कि पृथ्वी के गोल आकार की बात सबसे पहले हमारे ही देश में हुआ था क्या या कहीं और हुआ था? बताइए जल्दी से। क्या एरिस्टोटल हमारे देश के थे? अरस्तु जी कमेंट करके जल्दी से बताइए। जो सबसे पहले यह बात कहे हैं यह कहे हैं अरस्तु जी। इसने कैसे कहा है बता देते हैं। एक कहानी है इसके पीछे। इसके पीछे ये कहानी है कि अरस्तु जी जो है जब पहले सूर्य ग्रहण लगता था तो सूर्य पर पृथ्वी का आकार आता था, पृथ्वी पर सूर्य की परछाई आती थी। तो अरस्तु जी को दिखाई दिया कि सूर्य पर जो परछाई हो रहा है, आ रही है, वह परछाई गोलाकार है, इस तरह से बन रही है। ये परछाई जो है इस तरह से चकोर टाइप से या फ्लैट टाइप से नहीं बन रही है। इसी आधार पर अरस्तु जी ने इस कोटेशंस को की बात की या यह बात सबसे पहले बोला था उस समय कि जो पृथ्वी है उसका आकार गोल है। यहाँ पर एक बात और बता दें कि इससे पहले जो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की बातें लोगों के पास आ चुकी थी, हाँ, लेकिन साइंटिफिक रीजन किसी के पास नहीं था, लेकिन लोग जरूर यह समझ रहे थे। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट सवाल हमारा है, द स्पेस क्राफ्ट मैगलन वाज सेंड टू। स्पेस क्राफ्ट है एक जिसका नाम है मैगलन। स्पेस क्राफ्ट क्या होता है आपको बता दें। स्पेस क्राफ्ट होता है जिसे हम किसी भी प्लेनेट्स पे या फिर किसी भी जो उसके मून्स हैं उस पर जब हम भेजते हैं तो उसके लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। तो एक प्लेनेट्स हैं, एक स्पेस क्राफ्ट है जिसका नाम है मैगलन और यह भेजा गया था आपके शुक्र पे, शुक्र पे यानी वीनस पे। ध्यान रखना है हमें। चलना है नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट जो हमारा सवाल होगा, नेक्स्ट सवाल है हमारा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टार इज नियरेस्ट द अर्थ। ध्यान रखना है कि अर्थ के सबसे नज़दीक कौन से स्टार हैं। पोलोरिसिस, अल्फा सेंचुरी, सूर्य और सीरियस। ध्यान रखना है कि सूर्य भी एक स्टार है, अल्फा सेंचुरी भी एक स्टार है, पोलरिस भी स्टार है, सीरियस भी एक स्टार है। ये तीनों स्टार तो आप जान भी रहे होंगे इनके नाम। तो इनमें से जो सबसे नज़दीक का तारा होगा कौन सा होगा जो पृथ्वी के नज़दीक है? बताइए जल्दी से, बताएंगे? तो इनके जो सबसे नज़दीक का तारा होगा, भाई कितनी बार बताए हैं कि सूर्य होगा। पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा सूर्य है, इससे नज़दीक कोई और तारा नहीं है। सूर्य के नज़दीक अगर कोई और तारा होता तो डेफिनेटली था कि वो तारा जो भी था XYZ, वो तारा अपने ग्रेविटेशनल पुल से पृथ्वी को अपने अंदर बांधती और पृथ्वी फिर उसका रोटेशन कर रहा होता। तो सूर्य के सबसे नज़दीक का तारा अगर देखा जाए तो सन होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और अगर एक क्वेश्चन और हम यहाँ पे बता दें आपको कि जो अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि सन के सबसे नज़दीक का तारा क्या होगा तो प्रोक्सिमा सेंचुरी होता है। ये बात ध्यान रखना है कि जो सन है, सन के नज़दीक का तारा यानी कोई अनदर स्टार जो सन के नज़दीक है, लेकिन पृथ्वी के नज़दीक सबसे नज़दीक हमारा ये सूरज ही एक तारा हो जाता है। ठीक है, चले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है एसर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है।
मूविंग फ्रॉम द वन एसर्शन पढ़ रहे हैं, मूविंग फ्रॉम वन प्लेस ऑन अर्थ टू अनदर प्लेस ऑफ हाई लैटिट्यूड द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डिक्रीज। यानी पृथ्वी पर एक स्थान से उच्च अक्षांश की और दूसरे स्थान पर जाने पर किसी वस्तु का भार घटता है। अब एक बात बताइए, ये हमने क्लास में आपके साथ डिस्कस किया है। देखिए यहाँ से भार और वेट में आप जान रहे होंगे कि वेट और मास दो टर्म आता है। वेट और मास में जो मेजर अंतर होता है ये अंतर हो जाता है ग्रेविटी का। ठीक है कि जब वेट में ग्रेविटी को ऐड करते हैं तो वो मास बनता है। यानी किसी भी वस्तु का अगर हम देखें वेट और मास किसी जगह पर समान होगा, ये डिपेंड करता है वहाँ के ग्रेविटी पर। अगर वहाँ गुरुत्वाकर्षण अधिक है, इसका सीधा सा मतलब है कि वहाँ पर उसका भार बढ़ जाएगा क्योंकि ग्रेविटी उसको खींचेगी। तो अब इसी के अकॉर्डिंग हमें इस क्वेश्चन पे जाना है। और ये क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे फिर एक बात बता दें यहाँ पर कि अर्थ है, अर्थ का जो पोलर रीजन है यानी ध्रुवीय क्षेत्र है, इधर नॉर्थ पोल इधर साउथ पोल, और ये बीच का क्षेत्र इक्वेटर। हमने आपको क्लास में बताया है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कैसे होता है। तो जैसे जैसे नॉर्मली बातें हैं यहाँ पे कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर बढ़ जाता है, और यहाँ पर नॉर्थ पोल के पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जी का मान हमें हाईएस्ट देखने को मिलता है। इक्वेटर पर जी का मान निम्नतम देखने को हमें मिलता है। तो अब देखिए हाईएस्ट पोल हो गया ये, यहाँ पर जी का मान ऊपर जाने से बढ़ रहा है और नीचे जाने से भी बढ़ेगा। और आपको ज्योग्राफी के बेसिक क्लास में हमने बताया है कि ये जो 0 डिग्री है जिसको हम लोग इक्वेटर बोलते हैं, इक्वेटर से ऊपर जाते हैं इसको बोलते हैं लैटिट्यूड, इसको बोलते हैं लो लैटिट्यूड यानी निम्न अक्षांश। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ये हो गया हमारा हाई अक्षांश यानी उच्च अक्षांश, हाई लैटिट्यूड। अब इस सवाल को पढ़ेंगे कि पृथ्वी पर एक स्थान से उच्च अक्षांश की एक स्थान से उच्च अक्षांश के दूसरे स्थान पर जाने पर किसी वस्तु का भार घटता है। क्या ऐसा पॉसिबल है? भाई भार नहीं घटेगा, भार बढ़ जाएगा क्योंकि ग्रेविटी वहाँ पर बढ़ जा रही है। तो ये स्टेटमेंट सीधा गलत हो जा रहा है। अब इसका रीजन, पृथ्वी एक पूर्ण गोला है। पृथ्वी क्या एक पूर्ण गोला है? कितनी बार हमने पृथ्वी का शेप के बारे में चर्चा किया है, याद है? पृथ्वी का शेप गोलाकार नहीं है। पृथ्वी का जो शेप है उसको बोलते हैं जियोइड शेप। और जियोइड शेप किस तरह होता है? इस तरह, एक मिनट। जियोइड शेप जो होता है आपका वो इस तरह होता है, देख लीजिए। ठीक है, यानी पृथ्वी के ऊपर दोनों पोल पे फ्लैटन है, ठीक है, और नीचे जो है हमारा जो साइड है उसका बल्ज है। तो इसलिए हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये जो है पृथ्वी एक पूर्ण गोला नहीं है कह रहा है, दैट मीन्स ये सही है। तो इसका सीधा मतलब है कि ये कारण ही सही है, सिर्फ असर्शन इसका सही नहीं है। तो इसका अगर सही जवाब में हम जाएंगे तो A इज फॉल्स, R इज ट्रू, यानी B हमारा सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलते नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि सूर्य की एक परिक्रमा करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है। हमने कल ही आपसे ये कमेंट करने को कहा था कि बताइएगा कि पृथ्वी जो है कितने दिनों में कर लेती है। तो 365 दिन सबको पता है, 365 दिन 25 डेज, 365 दिन 5 डेज, 365 दिन 75 डेज। अब देखिए नॉर्मली सेंस लगा करके हम लोग बात करेंगे कि 365 दिन का तो एक साल होता है, लेकिन आप देखेंगे कि 4 वर्ष में एक लीप ईयर आता है। ये जो 4 वर्ष है, 4 वर्ष के बाद एक लीप ईयर आता है। तो ये लीप ईयर जो है ये 25 जो दिन है, यानी अगर बोलें तो 365 दिन और 1/6 डेज बोला जाता है इसको। और इसी को अगर हम 1/4 डेज, और इसी को अगर हम डे में कन्वर्ट करें तो 25 यानी 0.25 डेज के साथ जाएंगे। और यही 4 1/4 प्लस 1/4 चारों को मिलाने के बाद ये 1 हो जाता है, जिसके कारण प्रत्येक 4 वर्ष के बाद हमें एक बार लिप ईयर बनाना पड़ता है। और कैलेंडर को लिप ईयर में 365 से बढ़ा करके हम कहाँ ले जाते हैं? 366 में।
ये सब हमने क्लास में डिस्कस किया है और करते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का अगर सही जवाब हम फाइंड आउट करें तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा 365.25 डेज। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट है छठा नंबर सवाल। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे एक कृत्रिम उपग्रह से फेंकी गई गेंद। देखिए ये काफ़ी टेक्निकल क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन भी है। हमें यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि पृथ्वी के चारों ओर, जो ये पृथ्वी है और इसके चारों ओर घूम रही एक आर्टिफिशियल उपग्रह लिया गया है और यहाँ से कोई बॉल को यहाँ फेंका गया है। तो क्या सूर्य के पास जाना चाहिए? इस बॉल को चलिए इधर फेंक रहा है, तो क्या इस बॉल को सूर्य के पास जाना चाहिए? सूर्य तो भाई इधर होगा। चंद्रमा के पास जाना चाहिए? चंद्रमा भी कहीं ना कहीं पृथ्वी के चारों तरफ इसी के साथ में घूम रही होगी। पृथ्वी पर गिरना चाहिए? उपग्रह के समान समयाविधि में उसी कक्षा में पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाना चाहिए। ये इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हम आपको बता दें कि जैसे ही ऊपर स्पेस में फ्रिक्शंस ना के बराबर है, इसलिए जितने भी जो हमारे स्पेस क्राफ्ट हैं ऊपर बाहर में, स्पेस क्राफ्ट इस तरह से घूमते रहते हैं। अब इस तरह से जब घूम रहे हैं, एक बार क्या किया जाता है कि यहाँ से स्पेस क्राफ्ट को छोड़ दिया जाता है। अब छोड़ने के बाद यहाँ फ्रिक्शन लेस होने के कारण ये सीधा चारों तरफ घूमते रहते हैं। तो हमें यह बात ध्यान रखना है साथियों। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन का सही जवाब जो हो जाएगा हमारा, रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इन द सेम ऑर्बिट विद द सेम टाइम पीरियड एज सैटेलाइट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट सवाल फिर से आ जाता है हमारा कि पृथ्वी की सतह एक विशेष बिंदु पर विचार करें। जैसे दिल्ली शहर, दोपहर के समय इसका तापमान 12 बजे सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक होगा, क्योंकि ये सब क्लाइमेटोलॉजी से संबंधित करके क्वेश्चन को पूछा गया है और ध्यान हमें रखना है। इस 7th नंबर क्वेश्चन में जो हमारा इसका सही जवाब निकलेगा, देखते हैं। देखिए, पृथ्वी सर्दियों की तुलना में गर्मियों में सूर्य की अधिक निकट होती है। क्या ये कहना सही होगा कि सर्दियों की तुलना में पृथ्वी गर्मियों में सूर्य की अधिक निकट होती है? ऐसा स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगा। सर्दियों में पृथ्वी पर पड़ने वाली सूर्य की किरणें गर्मियों की तुलना में पृथ्वी की सतह की ओर अधिक झुकती है। सर्दियों में पृथ्वी पर पड़ने वाली सूर्य की किरणें गर्मियों की तुलना में पृथ्वी की सतह पर अधिक झुकती है। ये कहना सही लग रहा है। तीसरा देखते हैं, पर्यावरणीय वर्षा के कारण जल का वाष्पीकरण केवल सर्दियों में होता है। ये संभव ही नहीं है। सर्दियों में पृथ्वी का अक्ष सूर्य की ओर अधिक झुक जाती है। सर्दियों में पृथ्वी का अक्ष सूर्य की ओर अधिक झुक जाती है, ऐसा भी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का अगर ज़्यादा एक्यूरेसी देखें तो हमें इस बी नंबर ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। चलते हैं, हमारा नेक्स्ट सवाल क्या है। नेक्स्ट जो हमारा सवाल है, द ड्यूरेशन ऑफ इट्स डे एंड टिल्ट ऑफ इट्स एक्सिस आर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू दोज ऑफ द अर्थ, दीज आर ट्रू। इसके दिन की अवधि और अक्ष की अवधि पृथ्वी के लगभग समान है। यह बात पृथ्वी के लिए भी सत्य है। किसके साथ है इसका कंपैरिजन? तो साथियों हम बताए हैं आपको पहले भी कि ये कंपैरिजन मंगल के साथ है। इसलिए जो मोम्स मिशन, जो मंगल ग्रह पर छोड़ा गया है मंगलयान, वो इसलिए छोड़ा गया है क्योंकि मंगल पर जो दिन की अवधि है वो पृथ्वी के समान है। इसका टिल्टेशन इस सब जो है पृथ्वी के एक्यूरेट है। क्यों बता दें एक बार और कि मार्क्स जो है, मार्क्स पर दिन का समय आई थिंक 23 पॉइंट समथिंग का होता है और हमारे अर्थ पे कितना का होता है? 24 घंटे का। तो कुछ ही अंतर है। टिल्टेशन, हमारा अर्थ जो है टिल्ट कितना है? हमारा अर्थ जो है टिल्ट है 23.5 और मंगल भी इसी 24 के अराउंड डिग्री में ये टिल्ट है। तो इसलिए ये पॉसिबिलिटी हो जाता है कि हो सकता है मंगल पर एलियन ढूंढने की जो कोशिश की जा रही है मंगल पे हमें मिल सकता है। पर ध्यान यहाँ पे ये रखना है कि पृथ्वी की जुड़वा बहन हमने आपको वीनस को बताया है, यानी शुक्र को बताया है। चलें 9th नंबर क्वेश्चन पर। 9th नंबर क्वेश्चन है हमारा,
9वां नंबर सवाल कह रहा है कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हर कुछ लाख वर्षों में उलट जाता है। ये बात हमने आपको मैग्नेटिज्म जब पढ़ा रहा था तो ये बताया हुआ था कि ये स्टेटमेंट सही हो जाता है कि कई लाख वर्षों में यह देखा गया है कि पृथ्वी का जो जियोमैग्नेटिज्म क्षेत्र है, जो जियोमैग्नेटिज्म चुंबकीय क्षेत्र है, यह बदल जाता है और जिससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी होती है। क्योंकि आप जान रहे हैं कि पूरा जो साइंस एंड टेक है ये कहीं ना कहीं इसी जियोमैग्नेटिज्म पर आधारित है कि इधर नॉर्थ पोल और इधर साउथ पोल है। इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैग्नेट के अकॉर्डिंग हम लोग सारा कहानी करते हैं, पूरा टेलीकम्युनिकेशन इसी पर एस्टेब्लिश है। तो ऐसा होता है तो बहुत सारा नुकसान होता है, पर यहाँ पर ये स्टेटमेंट सही है। जब पृथ्वी का निर्माण 4000 मिलियन वर्ष से भी अधिक पहले हुआ था तब यहाँ 54% ऑक्सीजन थी और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं था। इस स्टेटमेंट को हम लोग देखेंगे कि क्या ये सही है। तो इस स्टेटमेंट का अगर हम बात करें कि जिस समय पृथ्वी बनी थी उस समय ऑक्सीजन 54% कहाँ से आ गया। हमने आपको क्लास में भी बताया है कि जिस समय पृथ्वी तो कहाँ से, सन से टूट करके बनी है और सन धीरे धीरे ठंडा हुआ और ठंडा होने के बाद वो जो लिक्विड बना उसी के गैस ऊपर गए और गैस ऊपर जाने के बाद देन फिर बारिश हुई, बारिश से महासागर बना और उस महासागर में फाइटोप्लैंक्टन और जो भी छोटे छोटे एल्गीज वगैरह थे, शैवाल वगैरह थे, उनका फॉर्मेशन हुआ और उन शैवाल से देन ऑक्सीजन बना था। तो क्या ये स्टेटमेंट सही लग रहा है? तो नहीं लग रहा है, कट कर देंगे। जब जीवित जीवों की उत्पत्ति हुई तो उन्होंने पृथ्वी की प्रारंभिक वायुमंडल को संशोधित किया। स्टेटमेंट सही है। तो इस तरह से देखें तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा इसका 1 और 3 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 10 नंबर सवाल है। 10 नंबर सवाल में है कि गोल्डीलॉक्स जोन के बारे में पूछ रहा है कि गोल्डीलॉक्स जोन जो समाचार पत्रों में उस समय देखा गया था। ध्यान रखना है कि गोल्डीलॉक्स जोन के बारे में जिस समय ये सवाल पूछा गया है उस समय का ये क्वेश्चन है और इसका सही जवाब हो जाएगा जो बाह्य अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज करना को ही गोल्डीलॉक्स जोन कहा जाता है। ठीक है, और ये गोल्डीलॉक्स जोन अभी भी चल ही रहा है। हम देख रहे हैं कि अंतरिक्ष में बाहर में डिफरेंट जो प्लैनेट्स हैं उसकी खोज की जा रही है, सैटेलाइट्स हैं उसकी खोज की जा रही है, गैलेक्सी की खोज की जा रही है, स्टार की खोज की जा रही है। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट जो 11वां नंबर क्वेश्चन है ये है हमारा फिनिक्स मार्स लैंडर जो मंगल ग्रह की सतह पर उतरा, ये कब उतरा? ये फैक्चुअल है और इसके बारे में हम बता दें आपको कि ये उतरा है 26 मई 2008 को। किस पर उतरा है भाई? तो मंगल ग्रह पर उतरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें तो 12 नंबर क्वेश्चन हमारा फिर एसर्शन एंड रीजन वाला आ गया है। एसर्शन एंड रीजन वाला क्वेश्चन को बहुत ध्यान से बनाना है। पहला है मंगल ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी से कम समय लगता है। आप हमको बताइए कि क्या ये पॉसिबल है? अगर हम देखें कि मंगल ग्रह को तो ये सन हो गया और यहाँ मरकरी हो गई, वीनस हो गया, अर्थ हो गया, मंगल हो गया। तो मंगल ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी से कम समय लगेगा, ये स्टेटमेंट गलत हो गया भाई, क्योंकि ज़्यादा समय लगेगा दूर है। मंगल ग्रह का व्यास पृथ्वी के व्यास से कम है। मंगल ग्रह का व्यास पृथ्वी के व्यास से कम है, ये कहना सही है। तो एसर्शन यहाँ पे सही, सॉरी रीजन यहाँ पे इसका सही हो गया। ठीक है, क्योंकि मंगल ग्रह छोटा है पृथ्वी के कंपेरिजन में। चले हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन पे। 13 नंबर है विथ विच प्लेनेट कॉमेट सोमारकर लव्या कोलाइड्स, यानी धूमकेतु सोमेकर लेव्या किस ग्रह से टकराया है? ये भी उस समय का करंट अफेयर का क्वेश्चन हो सकता है। तो हम आपको बता दें कि ये जो है कॉमेट जो टकराया था ये टकराया था बृहस्पति से। नेक्स्ट 14 नंबर सवाल पे हम लोग चलते हैं। 14 नंबर सवाल है हमारा द स्टडी विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ स्पेसक्राफ्ट लॉन्च दैट वुड वे फार्थेस्ट फ्रॉम द सन एंड वुड रन एक्सक्लूसिवली ऑन सोलर पावर। यानी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन के लिए एक अंतरिक्षयान प्रक्षेपित किया गया जो सूर्य से सबसे दूर होगा और विशेष रूप से सौर ऊर्जा पर चलेगा? तो ये जो अगर ध्यान हम इसका करें तो इस सवाल का सही जवाब हमारा हो जाएगा बृहस्पति के ट्रोजन एस्टेरॉइड्स, यानी कि जुपिटर्स का जो ट्रोजन एस्टेरॉइड्स है यानी क्षुद्र ग्रह है, इसके लिए ही ये बातें की गई थी। 15 नंबर सवाल हमारा आ जाता है और ये आज का सेशन का हमारा लास्ट सवाल होगा और ये सवाल है मून इज व्हाट?
चंद्रमा क्या है? तो चंद्रमा एक सैटेलाइट है। चंद्रमा एक सैटेलाइट चंद्रमा एक सैटेलाइट उपग्रह है। ध्यान रखना है कि, और ये किसका उपग्रह है? तो यह पृथ्वी का नेचुरल उपग्रह है। तो साथियों, ये था हमारा आज का सेशन, जिसमें हमने 15 क्वेश्चंस को काफ़ी ब्रीफली और काफ़ी अच्छे तरीके से हमने इसका डिस्कशन किया। नेक्स्ट सेशन में फिर हम नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से रूबरू होंगे। फिलहाल इस क्लास को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।